A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अनलिमिटेड कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी में हमने पढ़ा था अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। इन केस अगर कंपनी में कोई हैवी लॉसेस हो जाते हैं और कंपनी अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, देन द प्राइवेट प्रॉपर्टीज यानी पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स विल बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी। हालांकि ऐसी कंपनी पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस टाइप की कंपनीज के क्रिएशन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए एट प्रेजेंट इंडिया में इस टाइप की कंपनीज एग्जिस्टेंस में नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम only in case of winding up or liquidation of the company. Means here the liability of the members will arise only at the time of winding up of the company and not during the lifetime of the company. Clear है? यस सर। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हमने पढ़ा। A company limited by shares is a company in which the liability of the members is limited up to the nominal value of shares held by them. अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर उसने प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कर रखा है तो बैलेंस अमाउंट ही विल बी लाइबल टू मेक द पेमेंट टू द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी as well as at the time of winding up of the company. ठीक है। यस सर। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में डिफरेंस यही है कि वहां पर जहां कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लायबिलिटी रेज हो सकती है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में एक मेंबर की लायबिलिटी रेज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी as well as at the time of winding up of the company. अब आज हमें पढ़ना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर उसका फर्दर सब क्लासिफिकेशन। तो एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, देयर आर 3 टाइप्स, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं OPC, वन पर्सन कंपनी। पहले बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की। A private limited company is a company which is by its articles of association। देखो कंपनी में एक तो होता है कंपनी का मेन चार्टर, ठीक है ना, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इसमें डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं जो लास्ट ईयर आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े भी थे जब आपने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वहाँ पे आपने कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। याद है बच्चों? यस सर। आप कोई मना मत करना क्योंकि मुझे पता है आपके बिजनेस स्टडीज में सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
ये पहली बात गिवन है इसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में बताया हुआ है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी इन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर्स ट्रांसफर करने से रेस्ट्रिक्ट करती है बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बच्चों याद है हमने फीचर्स ऑफ कंपनीज पढ़े थे, याद है Yes, sir. वहां हमने एक फीचर पढ़ा था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पढ़ा था एक Yes, पॉइंट। sir. क्या पढ़ा था उसके अंदर कि इन केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो वो जो वर्डिंग्स है ना सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वो स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए ही लिखे गए थे। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेस्ट्रिक्ट क्यों करती है अपने मेंबर्स को शेयर्स ट्रांसफर करने से? ऐसा नहीं है कि मेंबर्स के ऊपर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स टू सम अदर पर्सन कंपनी से परमिशन लेनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं और जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। यानी इन 200 मेंबर्स की जो लिमिट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, उसको काउंट करते टाइम पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाता जिनके पास उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हो। यानी मान लो अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो मैक्सिमम मेंबर्स की काउंटिंग करते टाइम आपको काउंट नहीं किया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब रेस्ट्रिक्ट क्यों किया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है। क्यों करती है? ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा ना हो जाएं। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. तो अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, जो अपने मेंबर्स के इस राइट को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग द शेयर्स दे मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है ना? सेकंड है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अपने मेंबर्स की लिमिट को 200 तक लिमिट करती है, सीमित करती है। और ये 200 मेंबर्स की काउंटिंग में पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल नॉट बी इंक्लूडेड। पास्ट चाहे एम्प्लॉइज पास्ट एम्प्लॉइज हो, कंपनी से रिटायर होके चले गए, या प्रेजेंट एम्प्लॉइज हो, कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं, कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं और ये कंपनी के शेयर्स भी होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी 200 मेंबर्स की काउंटिंग में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes. थर्ड पॉइंट है which by its articles of association prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities that is shares or debentures of the company। यानी एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या एक प्राइवेट कंपनी, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक एट लार्ज टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी? आंसर इज नो, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अब एक चीज ध्यान रखना
कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में लास्ट के अंदर हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्डिंग्स होनी चाहिए, तभी आप कहोगे कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे मान लो एक्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, तो नाम एक्स लिमिटेड नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना। अब हम पार्टनरशिप में पढ़ते थे एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी, पढ़ते थे ना बच्चों। Yes, sir. ये कंपनीज नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल कंपनी लिख देना इट डजंट मीन कि इट इज अ कंपनी। नाम होना चाहिए या तो प्राइवेट लिमिटेड या एक्स लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट कंपनी है, और केवल एक्स लिमिटेड लिखा है तो वो एक पब्लिक कंपनी है। आई होप समझ में आया होगा। Yes, sir. तो देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी थोड़ा बुक में से आप पढ़ लो। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन restricts the right to transfer its shares, limits the number of its members to 200, exclusive of past and present employees, exclusive है यानी इनको शामिल नहीं करेंगे, and prohibits any invitation to the public, prohibit करने यानी प्रतिबंधित करती है, पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते, to subscribe for any securities that is shares or debentures of the company. The name of every private company must end, must लिखा हुआ है, जरूरी है, with the words private limited। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Section 2 subsection 71 of the Companies Act 2013 ये कहता है कि a public limited company is a company which is not a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर बस यही डेफिनेशन पब्लिक लिमिटेड की, बिल्कुल यही डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 says that या स्पेसिफाइज दैट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से तो ज्यादा होंगे, क्योंकि 200 की लिमिट कहां है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। क्लियर। Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है हमारे बुक के अंदर, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी के अंदर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो देखो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे, अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे अगर बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, बता दिया था मैंने। और एक पब्लिक sir. लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम के ऊपर तो नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सर पब्लिक लिमिटेड कैसे पता लगेगा कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। मैंने अभी क्लास में बताया भी था, मान लो एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो नाम लास्ट में आना चाहिए लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा एक्स पब्लिक लिमिटेड, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, केवल एक्स लिमिटेड। केवल लिमिटेड लिखा है इट मींस इट इज अ पब्लिक कंपनी, और अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट है डिस्टिंक्शन का, इन्विटेशन टू द पब्लिक। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अलाउड टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। यानी ये तो फर्स्ट पॉइंट था। Second point, invitation to public, answer is no. Invitation to public, answer is yes. ठीक है। Third point, वो कह रहा है transfer of shares. A private limited company restricts its members
टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, मेंबर्स का जो राइट है ट्रांसफर करने का अपने शेयर्स को, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, प्रोहिबिट नहीं कर रखा मेंबर्स को। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, बिफोर ट्रांसफरिंग द शेयर्स उन्हें कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? Yes, sir. क्या यहां पर रेस्ट्रिक्शंस हैं? आंसर इज नो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली without any restrictions. Shares are freely transferable in case of a public limited company. ठीक है ना? Next point है preparation of articles. Articles means preparation of articles of association. It is necessary to prepare articles of association in case of a private limited company. Private limited company को अपने articles of association बनाने mandatory हैं, compulsory हैं, necessary हैं. But in case of a public limited company, if the articles are not registered with the registrar of company, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं करवा रखे हैं, देन टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सच पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी शेड्यूल 1 में टेबल एफ गिवन है, उसके रूल्स एप्लीकेबल होंगे उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर। सर टेबल एफ में क्या गिवन है? टेबल एफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स गिवन हैं। वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फिर उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहती है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाओ और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ उनको रजिस्टर करवाओ। बोलो क्लियर है क्या? Yes. नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मेंटेन करने जरूरी हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी देयर इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 3। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए 3। लास्ट है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्डिंग्स होना कंपलसरी है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में वर्ड होना चाहिए लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स दोबारा से। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स पहले मैंने बताया था बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं कि कंपनी किस वे में अपना काम करेगी, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना, ये रूल्स और रेगुलेशंस, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द रनिंग ऑफ द कंपनी आर रिटन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना कंपलसरी कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, देयर इज नो कंपल्सन। अगर वो बनाते हैं तो सच आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्टर्ड होगा तभी तो अप्लाई होगा, लेकिन अगर उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपने नहीं बनाए हैं देन आपका आ जाएगा शेड्यूल 1 टेबल एफ। ठीक हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट मैंडेटरी इन केस द आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई। यानी टेबल एफ जो गिवन है शेड्यूल 1 में, उसके प्रोविजंस उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो टेबल एफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गिवन हैं, उनमें से कंपनी कोई भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिलेक्ट करेगी और वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस जो हैं
उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? Yes. नाउ आ जाओ नेक्स्ट पेज। आपको दे रखा है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 से ये न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है। पहले 1 पर्सन कंपनी के नाम से कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, यानी हमारा जो ओल्ड कंपनीज एक्ट था 1956 उसमें ओपीसी नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये इंट्रोड्यूस हुई है न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। तो कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, that is apart from forming a public or private limited company apart from forming a public or private limited company the act enables the formation of new entity that is called 1 person company। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों ये? अरे बोलो तो सही, मैंने पूछा कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं। लाइन लिखी हुई है ना, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द एक्ट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी 1 पर्सन कंपनी। किस एक्ट की बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया है अ न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी विच इज कॉल्ड एज 1 पर्सन कंपनी, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ओपीसी। अब आगे देखो, एन ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी ओपीसी कभी भी पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकती है। ओपीसी का जब फॉर्मेशन होता है, जब ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन होता है, एट दैट टाइम ओपीसी विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हालांकि बाद में उसको हम पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो एक ओपीसी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो एन ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, यानी ओपीसी में केवल 1 पर्सन होगा एज इट्स मेंबर, एज इट्स मेंबर। मेंबर यानी जो उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है। क्लियर है? Yes, sir. बोलना पड़ेगा सर कौन से सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में आपको गिवन है ओपीसी। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर आपको ओपीसी के बारे में डिटेल्स गिवन है। प्राइवेट कंपनी किसमें थी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। सर क्या सेक्शंस पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम के अंदर? पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस अगर आपको याद हो तो बेटर है। जब आप लिखोगे थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, आप विद सेक्शन नंबर अगर अपना आंसर लिखोगे तो वो इंप्रेसिव हो जाता है। इसलिए कुछ सेक्शंस लर्न करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए। अब ओपीसी के ऊपर रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं? रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी। कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं ओपीसी के ऊपर। देखो, पहला रूल है मेंबर ऑफ ओपीसी। मेंबर ऑफ ओपीसी के रिगार्डिंग फर्स्ट रूल है, क्या रूल है? ओनली अ नेचुरल पर्सन, only a natural person who is an Indian citizen
who is an Indian citizen and resident in India can be a member of OPC. नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड और क्या बोली कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या बोली, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अब नेचुरल पर्सन यानी अलाइव पर्सन, ठीक है ना, जिसका बाय नेचर बर्थ हुआ हो, ठीक है ना, ओनली अ नेचुरल पर्सन। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बोलो इसमें कोई डाउट है? इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हाँ, इसमें आप सोच सकते हो कि सर रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया? तो द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है बच्चों? जनवरी 1 टू दिसंबर 31, ये कैलेंडर ईयर होता है। यस। अब मान लो आप मार्च 15 2021, ये इस डेट पे हम खड़े हैं, ठीक है। अब इस डेट पे हमें देखना है एक ऐसा नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, चेक करना उसके बारे में। मान लो मिस्टर एक्स, ये इंडियन सिटीजन है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंडियन सिटीजन है और नेचुरल पर्सन भी है, ठीक है। एक्स की जगह मैं तुम्हें नाम दे देता हूं एक अच्छा सा, राम। अब तो ये नेचुरल पर्सन है और ये इंडियन सिटीजन भी है। अब चेक करना है कि राम क्या रेजिडेंट इन इंडिया है। डेट किस डेट पे हम खड़े हैं? मार्च 15 2021 पे। तो मार्च 15 2021 से पहले का इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर क्या होगा? जनवरी 1 टू दिसंबर 31 2020, ठीक है ना। अरे 2021 चल रहा है यहां पर, इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर क्या होगा? 1 जनवरी से दिसंबर 31 2020 तक का टाइम पीरियड क्या होगा? इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। इस कैलेंडर ईयर में मिस्टर राम मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट मोर देन 182 days, ठीक है ना। तो हम कहेंगे मिस्टर राम को रेजिडेंट इन इंडिया। बोलो क्लियर है क्या? यस। अच्छा, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली इंडिया में रहा हो इतने दिन। कुछ दिन बाहर चला गया, फिर वापस इंडिया आ गया, फिर कुछ दिन बाहर चला गया, फिर वापस इंडिया आ गया, लेकिन किसी भी कंडीशन में नॉट लेस देन 182 days नहीं होना चाहिए। यानी इंडिया में वो रहे 182 days या उससे ज्यादा, ठीक है ना। तो देखो, द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर ध्यान रखना, जनवरी 1 टू दिसंबर 31 2020। यहां पर वो मत ले लेना कि सर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर, वो तो फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको रेजिडेंट इन इंडिया चेक करना है किसी पर्सन का, तो आपको जिस डेट पे आप चेक कर रहे हो उस डेट से इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में नंबर ऑफ डेज वो कितने दिन रहा, ये चेक करना पड़ेगा। अगर लेस देन 182 days रहा, से 175 days रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है। हाँ, अगर 182 days या ग्रेटर देन 182 days रहा तो हम बोलेंगे रेजिडेंट इन इंडिया है। बोलो क्लियर है? यस सर। आगे देखो, ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 OPC। यानी अगर मिस्टर राम ने एक OPC क्रिएट कर ली जिसमें वो मेंबर है, तो वो दूसरी OPC क्रिएट नहीं कर सकता। बोलो ठीक है? यस। तीसरी कंडीशन, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अब आप पूछोगे सर ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? तो
थोड़ा टाइम वेट कर लो, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस में ही वो पोर्शन आ जाएगा। अभी केवल इतना याद रखो कि एक ओपीसी के केस में जो पेड अप शेयर कैपिटल है शुड नॉट एक्सीड ₹50 lakhs। क्लियर? Yes, sir. पॉइंट नंबर 4 है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years शुड नॉट एक्सीड 2 crores। एवरेज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? आइडिया है किसी को? मुस्कान, गुंजन, भूमि, ईशा, कुश, कोई आइडिया बेटा? No, sir. कोई सर जो साल भर का जो कारोबार होता है, साल भर का कारोबार नहीं, साल भर की सेल्स को बोलते हैं टर्नओवर। ठीक है ना? नियर अबाउट करेक्ट आंसर था, लेकिन कारोबार की जगह बोलना चाहिए था आपको सेल्स। टोटल सेल्स ऑफ द होल फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज या इज कॉल्ड एज टर्नओवर। तो एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 years should not exceed ₹2 crore। should not exceed ₹2 crore। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है पर्पज। एज पर रूल 3 पार्ट 5 of the company's incorporation rules 2014 and OPC cannot be formed for charitable purpose। यानी OPC चैरिटी करने के लिए क्रिएट नहीं कर सकते आप, केवल बिजनेस पर्पस के लिए ही ओपीसी को क्रिएट किया जा सकता है। यानी अगर आप एक ओपीसी क्रिएट कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी जरूरी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यस। Yes. नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन। अब देखो मैंने बोला था ना कि एक ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन ओपीसी विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो केवल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के ही इनकॉर्पोरेट होगी या फॉर्म होगी। अब देखो आगे conversion। An OPC cannot convert itself into public or private company unless a period of 2 years has expired from the date of its incorporation, and conversion is mandatory when the paid up share capital is increased beyond 50 lakhs or its average annual turnover during the relevant period exceeds ₹2 crore। सर आप तो कह रहे थे कि एक ओपीसी जब क्रिएट होती है, फॉर्मेशन होता है या उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, तब वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। हाँ प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ओपीसी में केवल 1% एज इट्स मेंबर होता है। यस और नो? यस सर। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम 200। तो अगर एक ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना है तो कम से कम 2 साल का पीरियड एक्सपायर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन। कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड वो लैप्स हो जाना चाहिए, वो खत्म हो जाना चाहिए। और वो 2 साल का पीरियड कब से काउंट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। ठीक है ना? देखो ऊपर डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, एन ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 person एज इट्स मेंबर। जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में केवल एक ही मेंबर होता है, ओनली 1 person एज इट्स मेंबर। लेकिन अगर आपको एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, तो उस केस में कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड लैप्स होना चाहिए, खत्म होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। उसके बाद आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। बट अगर किसी ओपीसी के केस में अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीस को, या एवरेज एनुअल टर्नओवर
एक्सीड कर जाए 2 करोड़ रुपीस को, तो फिर ये 2 इयर्स की जो टाइम पीरियड कंसिडर करने की बात है ना, उसको हम इग्नोर कर देंगे। जैसे ही 50 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड हो जाएगी या 2 लाख से 2 करोड़ रुपीस से एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा, तो ओपीसी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर? बोलो किसके अंदर? अब वो क्या बनना चाहती है? प्राइवेट लिमिटेड बनना चाहती है या पब्लिक लिमिटेड बनना चाहती है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो देखो कन्वर्जन में, एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी इनकॉर्पोरेशन की डेट से कम 2 साल का टाइम पीरियड लैप्स होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, तभी ओपीसी खुद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन कन्वर्जन नेसेसरी हो जाएगा, कन्वर्जन नेसेसरी हो जाएगा, कन्वर्जन इज मैंडेटरी जब पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड कर जाए या एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस को एक्सीड कर जाए। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। नाउ बेनिफिट्स देख लो, ओपीसी क्रिएट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों दिस टाइप ऑफ कंपनी एग्जिस्टेंस में लेके आए अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। देखो बच्चों, एक ओपीसी को अपने फाइनल अकाउंट्स के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से मिलती है एग्जेम्पशन। यानी बेनिफिट्स में देखो, फर्स्ट पॉइंट, ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे तो वो बनाए, उसके ऊपर कुछ मैंडेशन नहीं है कि उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने फाइनल अकाउंट्स के साथ इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन एक ओपीसी के ऊपर नहीं है। सेकंड पॉइंट है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉलिंग एन एजीएम। यानी ओपीसी को एजीएम कॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके ऊपर इसके प्रोविजंस। एजीएम होता है एनुअल जर्नल मीटिंग, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बुलाई जाती है। अब ओपीसी में तो केवल 1 पर्सन ही है, तो 1 पर्सन खुद को क्या कॉल देगा कि भाई आओ मीटिंग करें? वो तो अकेला ही मेंबर है फर्म कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर एजीएम कॉलिंग करने से रिलेटेड रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरा है नोटिस फॉर जर्नल मीटिंग, कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। खुद को क्या नोटिस देगा एक अकेला पर्सन? कोरम की बात कर रहा है। कोरम होता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो कोरम डिसाइड होता है कि भाई एटलीस्ट इतने इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग को वैलिड माना जाता है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं कोरम। और फोर्थ है प्रॉक्सीज। अगर मान लो मैं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने एनुअल जर्नल मीटिंग कॉल अपॉन की है और किसी रीजन से मैं उस मीटिंग में नहीं जा सकता, तो मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजूंगा, वो मेरी जगह, वो मुझे सब्स्टिट्यूट करके उस मीटिंग में शामिल होगा। इसको बोलते हैं प्रॉक्सीज। ठीक है ना? प्रॉक्सीज एटसेट्रा शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। तो ओपीसी के केस में एजीएम कॉल करना, मीटिंग के लिए नोटिस देना, कोरम से रिलेटेड रूल्स और प्रॉक्सी से रिलेटेड रूल्स या प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। बोलो क्लियर है बच्चों? यस। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाया अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू लगते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। पब्लिक लिमिटेड हमने कंपनी पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। और ओपीसी पढ़ा हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन, बोलो बच्चों, किया था क्या याद? सबसेक्शन 62 के अंदर। आई होप क्लियर होगा ये पार्ट। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ते हैं कल। ठीक है ना? ओके बच्चों, गुड बाय। बाय।